आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत के फरमान की भी है। देश के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं। चंडीगढ़ के तोगा गांव में तेज बारिश के बाद एक बोलेरो पानी के बीच फंस गई। बोलेरो में 2 लोग सवार भी थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उफानती नदी से घंटों मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे गाड़ी समेत लोगों को निकाल लिया। गनीमत रही कि पानी की तेज रफ्तार के बावजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत अधिकारियों को फरमान सुनाते नजर आए। दरअसल भीलवाड़ा में मंत्री जी किसी कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने ही अधिकारियों की क्लास लगानी शुरू कर दी। मंत्री जी ने अधिकारियों को कहा कि जब भी कार्यकर्ता आपके पास आए तो आप खड़े होकर कार्यकर्ताओं का सम्मान करिए और वो जिस काम के लिए आए उनका काम करिए। ऐसा न करने पर उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। मेरे कार्यकर्ताओं की बात अगर मेरे पास आगे तो मैं समझूंगा आपने काम नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। गरीब आदमी कोई भी आता है उसका काम हो जाना चाहिए। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। यहां छात्र 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बेली रोड पर ही रोक दिया, जिसके बाद छात्रों और पुलिस में झड़प हुई और पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन करने आए छात्रों को हटाया गया है, लाठीचार्ज नहीं की गई है। एक बार फिर से लाठीचार्ज शुरू हो गया है। देखिए अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है। एक महिला की करिए बिहार में पुल बहना कोई नई बात नहीं है। वैशाली में बारिश के बीच एक पुल फिर पानी की भेंट चढ़ गया। दरअसल राघोपुर में 20 साल पहले ईंट से बना पुल गंगा नदी के तेज बहाव में बह गया, जिससे कई गांव के सैकड़ों लोगों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। हालांकि टूटे पुल पर नाव के सहारे लोगों को नदी पार कराई जा रही है। पुल के बीचों बीच नाव को रस्सी के सहारे बांधा गया है, जिससे लोग नदी पार कर रहे हैं। सब टूट गया, अब आने जाने के जगह उपाय नहीं है। कंधोमा है, फंसे हुए नहीं, ऊपट्टी जा रहे हैं, नहीं ऊपट्टी आ रहे हैं, घर ऊपट्टी है, हम ऊपट्टी फंसे हुए भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। पंजाब के जालंधर देहात में तैनात पुलिसकर्मी की मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि एक एएसआई बीच सड़क पर 2 युवकों की पिटाई कर रहा है। इतना ही नहीं, एक युवक पुलिसकर्मी के पैर पकड़ लेता है तो एएसआई साहब उसे पैरों से ही मारने लगते हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बताया कि बाइक सवार युवकों को जब रोका गया तो वो पुलिस से ही बदसलूकी करने लगे, जिसके बाद एएसआई ने बीच सड़क ही उनकी पिटाई कर दी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर शासन प्रशासन की लापरवाही से होने वाली मासूमों की मौत से जुड़ी है। दिल्ली में जलभराव के कारण पिछले 2 महीने में करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें डूबने और करंट लगने से हुई है और मृतकों में कम से कम 3 से 10 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। ताजा घटना शनिवार को हुई जब दिल्ली के रोहिणी में एक 7 साल का बच्चा पानी में भरे पार्क में डूब गया। उसी दिन एक दूसरी घटना में बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में एक क्रिकेट मैदान पर बिजली का करंट लगने से एक 13 साल के लड़के की मौत हो गई। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली के लापरवाह प्रशासन से खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। जो मेरा पति है वो कंधा लेकर के जा रहे मेरे बच्चे को, वो छीन करके अब पुलिस वाले भागे जा रहे हैं। मैं देखी तब पहले बाप रे पुलिस वाले क्यों भाग रहे मेरे बच्चे को लाश लेके। वो मेरा घर में है, मेरा बच्चे का अंतिम संस्कार करना। पानी निकालने के लिए कोई नहीं है और गार्ड भी इतना पूरा ध्यान नहीं है कि बच्चा बहुत आता है बच्चे को। गार्ड उधर होते बच्चा आ जाता है, इसीलिए बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है। और ये पानी निकालने के कर्मचारी बिल्कुल काम करके राजी नहीं है। मेरा बच्चा मेरे पास आ जा रहा है, मेरा बच्चा।
दिल्ली में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से जगह जगह जलभराव भी देखने को मिल रहा है। रोहिणी के सेक्टर 20 में बारिश का पानी जमा हो जाने से पार्क तालाब जैसा बन गया। ऐसे में शनिवार की शाम एक बच्चे की खेलने के दौरान डूबकर मौत हो गई। वहीं बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में क्रिकेट खेलने के दौरान अचानक 13 साल का लड़का बिजली के खंभे के संपर्क में आ गया और करंट लगने से उसकी जान चली गई। ये दिल्ली की रोहिणी सेक्टर 20 का वो पार्क है जहां शनिवार शाम को एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि 7 साल का तरुण पार्क में खेलने गया था और खेलते खेलते वो पानी वाली जगह पर पहुंच गया और कब वो इसमें डूब गया, मौके पर तैनात गार्ड या आसपास के लोगों को इसका पता ही नहीं चला। इन दिनों हो रही भारी बारिश के कारण चारों तरफ से बंद इस पार्क में पानी जमा हो गया है। पार्क के अंदर जलभराव का आलम ऐसा है कि वो किसी झील या तालाब की तरह दिखाई देता है। इस वक्त मैं रोहिणी के सेक्टर 20 में उसी पार्क में मौजूद हूं जहां बारिश के पानी में डूबने से 7 साल के तरुण की मौत हो गई। आपको सामने दिखाऊं, ये जो पार्क का इलाका है ये दरअसल छठ घाट इसको बनाया गया है और दिल्ली में जिस तरह से जोरदार बारिश हो रही है उसकी वजह से ये जो पार्क है इसमें भारी जल जमाव हो गया था और इसी में 10 अगस्त को जो 7 साल का तरुण है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आया था और उसी दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। यहाँ पर एक गार्ड है, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। सर अपना नाम बताइए। सोमनाथ नाम है सर मेरा। सोमनाथ, ये किसका पार्क है? सर ये डीडे का पार्क है सर। क्या आपको जानकारी मिली थी किस तरह से बच्चे की मौत? सर मैं तो हफ्ता में तो छुट्टी हो गई थी सर, तो मुझे तो शाम को मैसेज आया था 7 बजे। अच्छा। मुझे किसी ने मैसेज करा था कि इस बच्चे का कोई एक्सपायर हो गया इसके अंदर। तो ये क्या चीज का घाट है, जरा आप दिखाते रहिएगा। छठ पूजा के लिए घाट बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या किस तरह से, क्या बच्चे खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं? जी बच्चे आते हैं, खेलते खेलते से नहाने घुस जाते हैं, भगाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। अच्छा, तो ये क्या पानी निकासी, यहाँ पानी जमा हो जाता है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्क है तो पानी निकालने के लिए कोई सुविधा नहीं है? पानी निकालने की सुविधा, पानी इसमें निकल जाता है। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। पानी निकालने की सुविधा है, लेकिन पानी की बारिश इतनी हो रही है, बाहर से भी पानी आता है इसके अंदर। एक मिनट, नाम वो ये पार्क किसका है? डीडे का सर। डीडे का पार्क। हाँ जी। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की पहचान अमन विहार के रहने वाले 7 साल के तरुण के रूप में की गई। पुलिस बच्चे के शव को पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये घटना, बच्चा पार्क में खेलने के लिए गया है, खेलते खेलते किसी भी तरीके से बच्चा वो झील में चला गया, किसी को पता नहीं लगी है। उसके बाद में पुलिस आई है, पुलिस को पता लगी है, पुलिस बच्चे का फोटो लेके वहां से फोटो खींच के और पूछती हुई फिरी है। उसके बाद में उसने किसी ने बताया, भाई मेरे लड़के का नाम बताया कि उसका ये रिश्तेदार है बच्चा, तो उसके बाद फोन किया है पुलिस वालों ने। तो पहले तो उनको ये बताया कि एक्सीडेंट हुआ है, फिर पुलिस वालों ने इसको बुलाया है, बुलाने के बाद में ये बताया है कि लड़का एक्सपायर हो चुका है। अब ये हम नहीं कह सकते कि लड़के को किसी ने धक्का दिया या पैर फिसला या क्या हुआ। कमी प्रशासन की है, जो वहां प्रशासन ने जो भी माली छोड़ रखे हैं या चौकीदार छोड़ रखे हैं, वहां कोई एक भी देखने के लिए भी नहीं मिलता है। पार्क के पीछे झील बना रखी है, उस पर कोई ध्यान देता नहीं। वो उसके अंदर जब भी होता है वो भरी रहती है पानी से प्रॉपर, और कम से कम 5-5.5 फुट पानी गहरा उसके अंदर रहता ही रहता है। कोई ध्यान ही नहीं देता, ना तो गार्ड ने, उसने पार्क के अंदर जो गार्ड है ना उसने ध्यान दिया गार्ड ने। अगर वो गार्ड भी अपनी ड्यूटी ढंग से करता, बच्चों को वहां से भगाता, तो ये शायद नहीं होती। पर डे वहां पर डेली, अभी भी आप जाओगे तो अभी भी आपको वहां पर 30-40 बच्चे वहां पर नहाते हुए मिल जाएंगे। वहां पर कोई सुनवाई नहीं है, ना पार्क वाला ध्यान देते हैं, ना कोई प्रशासन ध्यान देता है इस चीज का। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मौत के बारे में जो सूचना मिली, उसके अनुसार बारिश के कारण पार्क के अंदर एक जगह काफी पानी भर गया था, जिसकी वजह से वहां पानी ज्यादा था। खेलते खेलते ये बच्चा उसी में चला गया और वहां ज्यादा पानी जमा होने के कारण मासूम उसमें डूब गया और जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसा दुर्घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। जब प्रशासन वाले उनको आना चाहिए ना कि हाँ मुझे कुछ तो कहते हैं। जब नहीं आए तो हमारी कॉलोनी वासी हमें हिम्मत दी है कि अपने बच्चे को अपना न्याय मांगो। अंतिम संस्कार के समय हम लोग जा रहे थे, सब लेके जा रहे थे, तो सारे बोले कि चलो
उनको बुलाया जाए। वो आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं? पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? रोती बिलखती इस माँ का जिगर का टुकड़ा इससे हमेशा के लिए जुदा हो गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इनकी पीड़ा की परवाह नहीं है। दिल्ली के रणहौला इलाके में क्रिकेट ग्राउंड में करंट लगने से 13 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। वो कोटला विहार फेज 2 के ग्राउंड में जब बॉल लेने गया तो लोहे की बिजली के खंभे से उसे करंट लग गया। हादसे की सूचना मिलते ही बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उससे पहले ही वो दम तोड़ चुका था। शनिवार दोपहर को जब 13 साल की आदित्य इसी प्लेग्राउंड में अपने भाइयों के साथ खेल रहा था, बहुत ही दर्दनाक तरीके से इलेक्ट्रिक्यूट होकर उसकी जान चली गई। इसके पीछे की कारण एक बिजली का खंभा, जो बिजली विभाग कहते हैं कि उनका नहीं है, इलीगल है, लेकिन अब तक किसी को भनक नहीं लगी कि कैसे एक प्लेग्राउंड में जहां पे सैकड़ों बच्चे आते हैं, खेलते हैं, एक इलीगल खंभा वहां पे कैसे रह गया जिसपे बिजली दौड़ रही थी, जिसे छूने के बाद आदित्य की मौत हो गई। आदित्य अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बॉल जब उस तरफ गया तो बॉल लेने जाते उसका हाथ लगा बिजली के खंभे पे और ऐसे उसकी डेथ हो गई। 2 दिन घट चुके हैं। एक्शन के तौर पे सिर्फ इसका जो इलाका है घुसने का, उसको तोड़ा गया ताकि कोई अंदर ना जा सके, लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक पीसीआर कॉल आई, जिसके बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से इस हादसे की जानकारी मिली। बताया गया कि कोटला विहार फेज 2 में एक 13 साल का लड़का क्रिकेट खेल रहा था और वो ग्राउंड के कोने से बॉल लेने गया था, जहां बिजली के खंभे से उसे करंट लग गया। मेरे बच्चे को शनिवार को लगा तो कोई प्रशासन मेरे पास नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं आया। फिर मैं अपने से खुद जब मैं हॉस्पिटल गई तो मेरे बच्चे को लाश नहीं दिया गया। मेरे को मैं मांगी कि जब मेरा बच्चा खत्म हो गया है तो क्यों रख रहे हो, मेरे बच्चे को दे दो, हम अपना बच्चे को अंतिम संस्कार कर लूं। तो नहीं दिया उन्होंने कि नहीं सरकारी कार्रवाई है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई और जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बस उन लोगों ने कह रहे हैं कि धीरज रखो, इंसाफ आपको मिलेगा। बस सिर्फ मिलने से नहीं आए थे। मैं 2 दिन से मैं घर पे हूँ। कोई पुलिस वाले, कोई प्रशासन, कोई नेता, कोई नहीं आए मेरे पास कि मैं किस हालत में जी रही। हाल ही में दिल्ली के साउथ पटेल नगर इलाके में बारिश के दौरान लोहे के गेट में करंट आने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक की मौत हो गई थी, जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ था। 22 जुलाई को जब वो चाय पीकर पीजी लौट रहा था, तभी गली के गेट के बाहर पानी भरा था और गेट में करंट फैला हुआ था और युवक उसी करंट की चपेट में आ गया। वहीं 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद ये सिलसिला बढ़ता ही गया। इस हादसे के बाद से देश और राजधानी में बारिश के दौरान होने वाली अव्यवस्था को लेकर बवाल भी हुआ। ऐसे में सवाल है कि अगर कोई करंट की चपेट में आ गया तो उसकी जान कैसे बचाएं? अगर कोई भी व्यक्ति बिजली के करंट की चपेट में आ जाए तो उनके आसपास जो लोग हों, उन्हें सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल कई बार सामने वाले को करंट लगा हुआ देख उसकी मदद करने वालों को कुछ सूझता ही नहीं और लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं कि खुद भी करंट की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में पहली बात ये ध्यान में रखें कि करंट लगे व्यक्ति को सीधे न छुएं। बिजली का तार हटाने के लिए किसी सूखी लकड़ी या सूखे हुए डंडे से व्यक्ति को करंट के तार से अलग करने की कोशिश करें। अगर व्यक्ति को तार से छुड़ाना संभव न हो तो जहां से करंट आ रहा है वहां के तार या कनेक्शन को तुरंत बंद करने का प्रयास करें। इन हादसों के बाद भी दिल्ली पुलिस प्रशासन, डीडीए और एमसीडी ने कोई सबक नहीं लिया, लिहाजा दिनों दिन ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुद उन पर नजर रखें और दिल्ली के लापरवाह प्रशासन से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
दिल्ली के रणहौला से श्रेया चटर्जी और रोहिणी से अरविंद ओझा। गुड न्यूज टुडे। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर देश में आर्थिक अराजकता फैलाने का आरोप लगा रही है। विपक्ष ने इसे महाघोटाला बताया और जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की। हालांकि बीजेपी ने इसे देश के खिलाफ विपक्ष की टूल किट और राहुल गांधी को विदेशी एजेंट बताया। बता दें कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। हालांकि सेबी चीफ ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से डटे हैं, तो वहीं पंजाब में भी भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान बारीकी से नजर रख रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भी बीएसएफ जवान ऊंटों और गाड़ियों के जरिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी। बता दें कि पूजा पर यूपीएससी आवेदन में गलत दस्तावेज देने का आरोप है। इसके साथ पूजा खेड़कर पर ओबीसी और विकलांगता कोटि का गलत तरीके से लाभ उठाने का भी आरोप है। यूपी के फतेहपुर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डीएमसी इंदुमती ने अवैध रूप से तंबाकू की बिक्री करने वाली दुकानों पर कार्रवाई की है। उन्होंने जिला अस्पताल, स्कूल, कॉलेज के आसपास खुली धूम्रपान की दुकानों पर छापेमारी की और दुकानदारों पर कार्रवाई भी की। साथ ही उन्होंने लोगों से तंबाकू का सेवन न करने की भी अपील की है। अरे यार, ये और ये दोनों को मिलाने से क्या होता है? गुटखा का कॉम्पिटिशन हो जा रहा है ना, तो फिर क्या होगा इससे होगा क्या? ये होगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच जनता के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि आखिरकार मुल्क के हालात कब सामान्य होंगे। ढाका में लोगों की जिंदगी सामान्य होने की ओर बढ़ रही है, लेकिन रफ्तार सुस्त है। वहीं हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की घटना पिछले 72 घंटों में नहीं सुनाई दी, लेकिन हिंदुस्तान में इस मुद्दे पर भी जोरदार सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है, तो सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि मानवाधिकार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहां हैं। ये दो तस्वीरें भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बिगड़ते हालात के सबूत। भारी भीड़ सरहद के उस पार इंतजार कर रही है कि कब मौका मिले और भारत की सुरक्षित सीमा में दाखिल हो जाए। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। राख में तब्दील हो चुके मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर का हाल देखिए। ये मंदिर उपद्रवियों के उत्पात की भेंट चढ़ चुका है। इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस्कॉन मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ जलकर राख हो गया है। जाहिर है थोड़ा अंधेरा है क्योंकि बिजली काट दी गई है, और अभी आप जो देख रहे हैं ये देखिए पूरी इमारत जलकर राख हो गई है। और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं सब कुछ जला दिया गया है। ये हिंसा के निशान हैं, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और मैं जिस कमरे में हूँ अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण विराजमान होते थे और यहीं पर पूजा पाठ होती थी। इसके अलावा जो आप अंदर का कमरा देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम पुजारी बैठा करते थे और वाद्य यंत्र यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देखेंगे ये पूजा पाठ का सामान है,
साथ ही यहाँ पर वाद्य यंत्र रखा हुआ है और अब इस्कॉन के जो लोग हैं पूरी परंपरा के साथ, नियमों के साथ पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा के साथ। तो ये हारमोनियम था, हारमोनियम भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। सबसे हैरत की बात ये है कि तमाम जो यहाँ के लोग थे, जो हिंदू परिवार मिले, वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने गुहार भी लगाई लोगों, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं, जबकि आसपास की जो बहुल आबादी है वो मुस्लिम है, लेकिन मदद करने कोई नहीं आया। मेहरपुर का इस्कॉन मंदिर यहाँ के हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र था, लेकिन अब ये बांग्लादेश के मजहबी ताने बाने पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि आखिर बांग्लादेश के 8% हिंदू आबादी का भविष्य क्या होगा। बांग्लादेश में सत्ता संभालने वाली अंतरिम सरकार में आंतरिक मामलों के सलाहकार ने अल्पसंख्यकों से माफी मांगी है और कहा है कि हम उनकी सुरक्षा करने में विफल रहे। उन्होंने बहुसंख्यक मुस्लिमों से अपील की है कि वे हिंदुओं की सुरक्षा करें। এটা প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য তুলসী যে মাইনরিটি বা আমরা যাদেরকে মাইনরিটি বলি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গায়ে হাত যেন না পড়ে। মেজরিটি যারা আছে, যারা মেজরিটি রিলিজিয়ন, এটা তাদের একান্ত পবিত্র কর্তব্য। আপনারা যদি না করেন, এই মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটাই হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাফ চাই আপনাদের হাতে, মাফ। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इस पर भी जोरदार सियासत हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार क्या कर रही है, तो सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि मानवाधिकार वाले कहाँ हैं। निश्चित तौर से ये वहाँ पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसको तत्काल रोका जाना है। उसमें भारत सरकार को तत्काल संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो अत्याचार अन्याय वाल अल्पसंख्यक समाज हिंदुओं पर हो रहा है, उस पर तुरंत मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, वहाँ जो उनके साथ अत्याचार अन्याय और उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसको तत्काल रोके और उन पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। मुझे अफसोस है जो जरा सी बात पर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जेनेवा सम्मेलन की बात करते हैं। आज यूरोपियन यूनियन भी चुप है, यूएन भी चुप है, अमेरिका भी चुप है, जो ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा अलंबरदार बनता है। जिस तरह से निहत्थे लोगों पर, जो बांग्लादेश के ही वासी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को बंटवारे के बाद भी अपना मुल्क माना, आज उन पर, उनके मंदिरों पर जिस तरह से संगठित हमले हो रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्य। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताते हुए एक्स पर लिखा, मुजीबनगर में 1971 के शहीद स्मारक परिसर में स्थित मूर्तियों को भारत विरोधी उपद्रवियों द्वारा नष्ट किए जाने की ऐसी तस्वीरें देखना दुखद है। ये घटना कई स्थानों पर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, मंदिरों और हिंदू घरों पर हुए अपमानजनक हमलों के बाद हुई है, जबकि ऐसी खबरें भी आई हैं कि मुस्लिम नागरिक अन्य अल्पसंख्यकों के घरों और पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं। भारत इस अशांत समय में बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन इस तरह की अराजकता को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को उठा दिया। मैं 2009 से लगातार इस बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को उठाता था। कभी मेरा पुतला दहन नहीं होता था, कभी देश में इतना बड़ा हंगामा नहीं होता था। मैंने एक बड़ी रेखा की कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, बीरभूम, इधर अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और हमारे संथालपुरा की 6 जिले, पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा को मिलाकर आप जो है बनाइए एक केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। बांग्लादेश में इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि पुलिस अपनी सुरक्षा तक नहीं कर पा रही है। पुलिस पर जगह जगह हमले हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा में सेना को लगना पड़ा है। फिलहाल बांग्लादेश अंतरिम सरकार ने कमान तो संभाल ली है,
लेकिन वहां के राजनीतिक हालात सामान्य होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है और जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक अल्पसंख्यकों के भविष्य पर डर की तलवार लटकती रहेगी। ढाका के मेहरपुर से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 57 अंक गिरकर 79,649 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 20 अंक लुढ़का के 24,347 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 72,350 रुपए हो गई, जबकि चांदी की कीमतों में 1,000 रुपए की तेजी आई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 83,500 रुपए पर पहुंच गई। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए राहत की खबर। जुलाई में देश के खुदरा महंगाई दर में कमी आई। ये घटकर 3.54% हो गई है। इससे पहले जून में ये 5.08% थी। माना जा रहा है कि खाने पीने की चीजों के दाम घटने से महंगाई दर में कमी आई है। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई। देश का औद्योगिक उत्पादन अप्रैल जून तिमाही में 5.2% बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में इसमें 4.7% की बढ़ोतरी हुई थी। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम चलेंगे झारखंड के देवघर, जहां पर भगवान भोलेनाथ के भक्तों को बड़ा उपहार मिला है। असल में यहां बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर के लिए हवाई दर्शन सेवा शुरू की गई। इसके तहत बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा आसपास के तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए जा सकेंगे। सावन के चौथे सोमवार को बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को मिला अनूठा उपहार। अब कम समय में ही बैद्यनाथ धाम के साथ साथ त्रिकूट तपोवन की भी सैर कर पाएंगे श्रद्धालु। मंदिर दर्शन के लिए देवघर में शुरू हुई हवाई दर्शन सेवा। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम, जहां इन दिनों कांवड़ियों का मेला लगा है। महादेव के सबसे प्रिय महीने सावन में यहाँ बोल बम की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। रंग बिरंगे कांवड़ में गंगा जल लेकर दूर दूर से भोले के भक्त यहाँ अपने आराध्य को जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच अब झारखंड सरकार ने शिव भक्तों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब बैद्यनाथ धाम और आसपास के तीर्थ स्थलों के लिए यहाँ भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है, वैसी ही जैसी केदारनाथ धाम और माता वैष्णो देवी धाम में है। यानी केदारनाथ और माता वैष्णो देवी की तर्ज पर अब देवघर में भी हेलीकॉप्टर के जरिए लोग बैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। हेली सर्विसेज जो है झारखंड गवर्नमेंट और जेएफआई के सहयोग से महाबोधि एविएशन ने स्टार्ट किया हुआ है और मुख्यतः 3 जगहों के लिए फोकस्ड है ये। त्रिकूट पर्वत के लिए, देवघर इटसेल्फ के लिए और बासुकीनाथ के लिए, जहां से हम लोगों ने इसका शुल्क रखा हुआ है पर सीट का 4,200 प्लस जीएसटी। हमारा क्या है कि एटलीस्ट 1 आवर के लिए फ्लाइट जो है उड़ना चाहिए, तो एज पर बुकिंग हम लोग टाइमिंग डिसाइड करेंगे। बासुकीनाथ का करीब 20 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस है, तो 10 to 15 मिनट्स का फ्लाइंग। यात्रियों को लेकर हेलीकॉप्टर देवघर के हथगढ़ मैदान से उड़ान भरेगी और श्रद्धालुओं को आसपास के तीर्थ स्थलों के अलावा और पर्यटन स्थलों की भी सैर कराएगी। इसके लिए अलग अलग शुल्क रखा गया है। अगर आप बैद्यनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो इस सुविधा के लिए आपको प्रति व्यक्ति 4200 रुपए खर्च करने होंगे। इतना ही खर्च बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी करना होगा, यानी बासुकीनाथ मंदिर के हवाई दर्शन के लिए भी 4200 रुपए लगेंगे प्रति व्यक्ति।
वहीं अगर आप त्रिकुट तपोवन भी जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5500 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे। इसमें हथगढ़ मैदान से हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और बैद्यनाथ मंदिर के साथ आसपास के पर्यटक स्थल त्रिकुट तपोवन नौलखा घुमाते हुए वापस हथगढ़ मैदान में उतारेगा। बहुत अच्छा है कि पहली सावन में ही चलाया जाना था, लेकिन देर से चला, बहुत अच्छा है। और बाबा का दर्शन हेलीकॉप्टर द्वारा किया जा रहा है। इसमें बहुत थके श्रद्धालुओं को सुविधा है। सरकार के द्वारा देवघर से बासुकीनाथ दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर योजना की शुरुआत की गई है। इससे जो थके हारे कांवरिया आते हैं, जो 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके, खास करके उनके लिए, और जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए निश्चित तौर पर ये लाभकारी योजना है। बुजुर्गों के लिए अच्छे से आदमी दर्शन कर सकता है, बच्चे बूढ़े सब भी दर्शन कर सकते हैं। अच्छा योजना है। हेलीकॉप्टर में घुमाने की सुविधा की गई है, वो सबसे अच्छी सुविधा की गई है। ऐसे तो लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। सावन के पावन महीने में भोलेनाथ की नगरी में सरकार की ये पहल श्रद्धालुओं को पसंद आ रही है। हालांकि लोगों का मानना है कि इसमें थोड़ी देरी हो गई है। तो अगर आप भी इस साल बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो इस हवाई सेवा का लाभ उठा सकते हैं। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एमसीडी के एक्शन की। पिछले महीने दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसे पानी में डूबने से 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत हो गई। उसके बाद एमसीडी ने कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक एमसीडी ने अब तक ऐसे 248 सेंटर्स की पहचान की है जो कि बिल्डिंग रूल्स की अनदेखी कर चल रहे हैं। इनमें 154 कोचिंग सेंटर्स, 81 लाइब्रेरी और 12 स्कूल हैं। एमसीडी की एक्शन टेकन रिपोर्ट के अनुसार 248 में से 139 यानी कि 56% से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स ने तो बिल्डिंग प्लान तक की मंजूरी नहीं ली। पिछले 2 हफ्तों से एमसीडी ने दिल्ली के पॉपुलर कोचिंग हब जैसे कि ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर और मुखर्जी नगर में सीलिंग अभियान चलाया हुआ है। 12 प्रशासनिक जोन में बटी दिल्ली में एमसीडी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार तक 128 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है। सबसे अधिक 32 कोचिंग सेंटर दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में सील किए गए हैं। वेस्ट जोन में 26, करोल बाग जोन में 22, सेंट्रल जोन में 17, साउथ जोन में 15, शादरा साउथ में 8, नजफगढ़ में 7 और केशवपुरम में 1 सेंटर सील किया गया है। 27 जुलाई को भारी बारिश के दौरान दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसमें 3 युवाओं की मौत हो गई थी। जांच में पाया गया कि कोचिंग सेंटर का बेसमेंट अवैध तरीके से लाइब्रेरी और स्टडी रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि जानलेवा साबित हुआ। नियम के अनुसार बेसमेंट का इस्तेमाल केवल पार्किंग, स्टोरेज जैसी सेवाओं के लिए किया जाना होता है। इसे बिना मंजूरी के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकते। अनुमान है कि देश की राजधानी दिल्ली में 4000 से 5000 के बीच कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। इसके अलावा कई छोटे ट्यूशन सेंटर और लाइब्रेरी रीडिंग रूम भी हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के बेसमेंट में हुए हादसे की जांच में ये सिफारिश की गई है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और आउटर दिल्ली में तय जगह पर शिफ्ट इन्हें किया जाए और इसके लिए बनी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स चलाने की मंजूरी पहली बार फरवरी 2007 में दी गई थी। इसके साथ ही सुरक्षा से जुड़े कड़े नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन एमसीडी के अधिकारी कोचिंग सेंटर्स से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करवाने में नाकाम रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स की बाढ़ आ चुकी है। जाहिर है कोचिंग सेंटर में सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है। ऐसे में एमसीडी समेत तमाम संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी होगी। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में कोचिंग लेने वाले कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी। 128 जो सीलिंग प्रोसेस एमसीडी की तरफ से जो स्टार्ट हुआ, जो हो रहा है, उन सब चीजों से अब आप सहमत हैं? हम अभी पूरी तरह से सहमत नहीं है, बट ये तो एक आश्वासन मिला है कि हाँ कार्रवाई की जा रही है, काम हो रही है और हमारी बातें को आगे बढ़ रही है। बट लेकिन जो हमारी डिमांड्स है, जब तक वो फुलफिल नहीं होता तब तक हम नहीं मानेंगे। जैसे कंपनसेशन की बात है, हमने 3 करोड़ की कंपनसेशन मांगी थी जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई है। और सीबीआई का जो प्रोब के अंदर लिया गया, जो जांच हो रही है, वे भी मतलब हमें चाहिए कि पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें आएँ। ऐसा ना हो कि जैसे बच्चे हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के वहाँ बैठ रहे हैं प्रोटेस्ट पे, हमारी पढ़ाई नुकसान हो रही है, इंडिविजुअली सबकी नुकसान हो रही है।
हम चाहते हैं कि हम इतने दिन से बैठे हैं 15 दिन से, तो हमें पब्लिक डोमेन में हर चीज़ जो हो रहा है, जजमेंट हो रहा है या फिर जो भी केसेस की बातें हो रही है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो रही है, जो सीबीआई जो प्रूव कर रही है, जांच कर रही है, वो पब्लिक डोमेन में हर चीज़ लाई जाए और क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीज़ों को सामने लाकर कार्रवाई की जाए। देखिए मैम, दिक्कत तो कोई नहीं है, बट उनका भी थोड़ा बिजनेस का राइज हुआ है, उनका भी वो प्रॉफिटेबल सोच रहे हैं अपने आप को भी। ऊपर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे लाइब्रेरीज हैं, उनका ये है, उन्होंने फीस डबल कर दी है उनकी, तो वो चीज़ सही नहीं है। देखिए आप मैक्सिमम मिनिमम फीस रखो जितनी कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सके। नहीं, जो फीस बढ़ा है, फीस में हाइक आया है, वो बेसमेंट का बंद होने के बाद हुआ है ये सब चीजें? जी, बेसमेंट का बंद होने के बाद हुआ, लेकिन जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाली लाइब्रेरीज है वो एज अपॉर्चुनिस्ट इस मामले में सामने आई, ना कि लाइब्रेरीज बट कोचिंग में भी हमने देखा अक्सर। मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था उसमें एक क्लास में 700 बच्चे पढ़ते थे, तो आप समझ रहे हैं अगर इन्हीं इमरजेंसी सिचुएशन में जो सीढ़ियां है उससे 700 बच्चे नहीं आ पाएंगे। अगर गलती से भगदड़ होगी तो न जाने उसमें कितनी जाने चली जाएंगी। इसके अलावा हम दूर दराज से यहाँ आते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैंने ही अपने कोचिंग में देखा कि हमारे यहाँ अगर इंस्टॉलमेंट में पैसे भर रहे हैं तो समझे आपके 6 इंस्टॉलमेंट है, उसमें से 5 इंस्टॉलमेंट आपने दे दिए, और अगर 6 इंस्टॉलमेंट है उसमें आपको थोड़ा बहुत लेट हो गया तो आपका कोचिंग का पूरा एक्सेस छीन लिया जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनको बस पैसों से मतलब है, बस एक अगर आपका इंस्टॉलमेंट लेट हो जाए तो आपका पूरा एक्सेस न जाने 1 महीना 2 महीने के लिए छीन लिया जाएगा। तो ये चीज पे ध्यान देना अभी भी बहुत जरूरी है। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई है, ये सिर्फ एक शुरुआत बोले हम। हाँ, ये बिल्कुल एक शुरुआत है, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट्स में देखें तो फसाए का लाइसेंस नहीं है इनके पास। बेसमेंट्स का इशू लोग जरूर कवर कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन पीजी ओनर्स और जो मकान मालिक हैं वो जो लड़कों के साथ और वो जो लड़कियों के साथ कर रहे हैं, ये अभी भी अनकवर्ड है। और इतनी भद्दी किस्म की, मैं आपको प्रूफ के साथ चैट दिखा सकता हूँ, लड़कियों से बात करा सकता हूँ कि वो ब्रोकर क्या कहता है लड़की को कि पैसे कम कर लूंगा, क्या करना पड़ेगा। तो बहुत दुखद बात ये है मेरे लिए। मैम, एक्चुअली रियलिटी है कि ये कोचिंग सेंटर ज्ञान के केंद्र तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सोचते हैं कि जाएंगे और हमें ये नॉलेज देंगे, नॉलेज नहीं बल्कि ये हमें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करके दे देते हैं। जैसे कि हर साल फीस बढ़ाना, चाहे वो प्री का हो, चाहे मेंस का हो या मॉक का हो, ये हमारे ऊपर बर्डन ही डालते हैं। और उसका एक प्रॉब्लम ये है। वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।